हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। आज के इस वीडियो में सीबीएसई यूजीसी नेट का एक पेपर और सॉल्व करेंगे। और सीबीएसई यूजीसी नेट के काफी वीडियो हम बीएस एकेडमी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। तो मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद मेरे पास कार्य अनुभव है, वर्क एक्सपीरियंस है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और मैंने सीएसआई एग्जाम एज ए जीआरएफ क्वालिफाइड किया है इन इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रीम। अब तो ये एग्जाम होना बंद हो गया इंजीनियरिंग साइंस के अंदर, बट स्टिल ये 5 स्ट्रीम में अभी भी कंटिन्यू है। सीबीएसई यूजीसी नेट मैंने क्वालिफाई किया था जीआरएफ 3 टाइम्स, और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। इसमें हम पेपर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पेपर नंबर 1 के अंदर भी हम केवल जो दिसंबर 2009 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको चेकआउट करेंगे। तो दिसंबर 2009 में जो हमारे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के पार्ट को ही हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। बाकी जो हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई का पार्ट, आईसीटी के पार्ट, जीएस का पार्ट और क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिकेशंस के पार्ट हैं, उसके वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आप लोग उसको हमें बीएस एकेडमी चैनल पे देख सकते हैं। इसके बाद हम एक रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी आरएम के वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो प्लीज स्टूडेंट्स, आप उनको भी हमारे बीएस एकेडमी चैनल पे अपलोड करके चेक कर लीजिएगा। अब हमारे सामने पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है। जनवरी 1 1995 में अगर हमारा संडे था, इफ जनवरी 1 में 1995 में हमारा संडे था, तो व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन द जनवरी 1 1996 में। तो अगर 1 जनवरी को 1995 में संडे था, तो 1 जनवरी 1996 में कौन सा दिन हमारा होगा। तो अगर हम देखें इसके अंदर कि एक्चुअली में जो हमारा कैलेंडर के जब वीडियो हम देखेंगे कैलेंडर के, तो कैलेंडर में हम इसको चेकआउट करेंगे। तो कैलेंडर में को हम करने से पहले अब जरा हम इसको चेकआउट कर लेते हैं। तो देखिए, जो दिन होते हैं हमारे, हर साल एक दिन बढ़ जाता है। जैसे अगर 1 दिसंबर 2008 को अगर 2006 को अगर हमारा संडे था, तो 1 दिसंबर 2007 में जो दिन होगा हमारा एक दिन बढ़ जाएगा, यानी मंडे हो जाएगा। ओके, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो। अब देखिए, जनवरी 1 को 1995 को अगर संडे है, तो जो नेक्स्ट ईयर आएगा हमारा, नेक्स्ट ईयर में जो सेम डेट होगी वो मंडे को पड़ेगी, बट वो साल लीप ईयर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, 1996 हमारा जो है वो लीप ईयर है, बट इसका फर्क उस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 28 फरवरी जो होगी वो 29 की हो जाएगी। बट 29 फरवरी जो है वो बाद में आएगी 1 जनवरी से। ओके, तो इस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जो दिन है वो संडे की जगह आपका जो है वो मंडे हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, question number 2. When an error of 1% is made in the length and breadth of a rectangle, the percentage error in the area of a rectangle will be। यानी अगर हमारी लेंथ में, लंबाई में और चौड़ाई में 1% की एरर है, गलती है, तो हमारे वो एरर से हमारे एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक इसको हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे अगर हमने लेंथ ले ली, हमने एल मान लिया 100 को, तो जो नई लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 1% एरर आएगी उसमें, यानी 99 हो जाएगी। उसी तरह से अगर हमने ब्रेथ को भी 100 मान लिया, तो ब्रेथ को अगर हम बी डैश मानेंगे तो वो भी हमारा 99 हो जाएगा। अब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एल इंटू ब्रेथ करेंगे आप जब उसको, तो आपको यहां से मिलेगा 100 इंटू 100। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहां से मिलेगा 10,000। उसी तरह से एल डैश इंटू बी डैश, तो उसमें मिलेगा आपको 99 इंटू 99, जो कि इक्वल होगा 9801 का। अब देखिए, जो इसमें जो अंतर आ रहा है ऑलमोस्ट 200 का है, यानी 10,000 से बढ़कर कम होकर 9801 हो गया, यानी ऑलमोस्ट 200 का डिफरेंस आया है। अब इस 200 को आप परसेंटेज निकाल लीजिए 10,000 में। 10,000 में इसलिए क्योंकि आपका ओरिजिनल एरिया था वो 10,000 था। तो इसका करके देखते हैं, 10 से 10 आप कैंसिल कर सकते हैं इस जीरो से, उसी तरह से एक जीरो से इसमें जीरो कैंसिल कर सकते हैं। तो जो आपका रिमेनिंग है यानी 2%, ये आपका एरर आ जाएगा एरिया के अंदर। तो आपका जो है सी इज द करेक्ट आंसर। 2% इज द करेक्ट आंसर। 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा और 4 नहीं होगा। देखिए, इसमें हमें एरिया में पूछा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा था।
एक तरह से एरर, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ओरिजिनल एरिया को और बाद में जो एरिया जो लेंथ एंड ब्रेथ आया निकलकर, तो उनमें से हमने जो डिफरेंस आया है उसका फिर परसेंटेज निकाल दिया, तो हमारा 2% इक्वल हुआ, जो कि हमारा करेक्ट आंसर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 259 1937 स्लैब क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है दिसंबर 2009 का है, ये पेपर का जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ था, ये क्वेश्चन हम पहले भी आगे कर चुके हैं। तो स्टूडेंट इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको आप अच्छी तरह पढ़िए, क्योंकि उसमें से काफी क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो उसमें हमने जो पहले किया था वो क्या किया था, हमने पहली टर्म को लेते हैं 2 को, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 बन के क्या बनता है, 5 बनता है। तो 5 इंटू 2 -1 क्या बनेगा, 9 बनेगा। अगेन 9 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 19 बनेगा। 19 इंटू 2 -1 इज इक्वल्स टू 37 बनेगा। एंड 37 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 75 बनेगा। उसमें भी हमने एक बार प्लस किया, एक बार प्लस, और एक बार हमने माइनस किया, एक बार माइनस किया, उसमें हमने लास्ट में माइनस करके हमारा प्लस करके इसका आंसर आ जाएगा, which is equals to 75, यानी B is our correct answer. Okay students, next question, question number fourth. There are 10 true false question in an examination, then these question can be answered in how many ways? तो देखिए, अगर एक क्वेश्चन को करने का दो तरीके हैं, वन वेज एंड टू वेज, उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को करने के भी कितने तरीके होंगे, वन वे एंड टू वे, ट्रू एंड फॉल्स में। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन को करने के तरीके भी हमारे पास होंगे, वन वे एंड टू वेज। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हर केस का टू ऑप्शन निकल के आ रहा है हमारे पास। तो इतने कितने ऑप्शन निकल कर आएंगे हमारे पास, ये ऑप्शन निकल कर आएंगे हमारे पास 10 टाइम्स, ठीक है। तो 10 टाइम्स निकल कर आएंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 10 टाइम्स होगा। 10 टाइम्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप, यानी विच इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 10, 2 रेज टू पावर 10, और 2 रेज टू पावर 10 की वैल्यू होती है 1024, विच इज इक्वल्स टू 1024। यानी इसका जो आंसर है वो ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो डी इज द आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। 1024 बेस, 1024 बेस। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग, हमें टर्म निकालनी है इसके अंदर जो नेक्स्ट टर्म होगी। तो पहली हमारी टर्म है यानी अल्फाबेट्स की है। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन आप जो जितना करेंगे उतने आपको प्रैक्टिस होगी और आपको बहुत आप हैबिचुअल हो जाएंगे इन तरह के क्वेश्चन करने में। तो पहला है हमारा DCXW, उसी तरह से दूसरा है FEVUHGTS। तो देखिए डी को कंपेयर करिए एफ से, एफ को कंपेयर करिए एच से, और एच को कंपेयर करेंगे आगे की एक टर्म से। तो उसी तरह से तो डी और एफ में डिफरेंस है 2 का, एफ और एच में डिफरेंस है 2 का, तो एच के बाद और 2 का डिफरेंस करने के बाद क्या आएगा, वो आएगा हमारा जे, ठीक है। तो 2 का मतलब 1 का डिफरेंस है, एक्चुअली ई का एक डिफरेंस है, तो ई को छोड़ के दो को हमने इसमें एक जोड़ दिया। तो उसी तरह सी, ई, जी, और आगे की टर्म बनेगी हमारी आई, ठीक है। तो जे आई, और फिर नेक्स्ट हमारा एक्स, वी, टी, आर, ये कम हो रही है, डब्ल्यू, यू, एस, एक कम हो रही है, इसके अंदर दो कम हो रही है, तो जे आई आर क्यू, ये हमारा आंसर आ गया, विच इज इक्वल्स टू ए की पी ओ नहीं, ए बी वाई जेड नहीं, जे आई आर क्यू। तो इसमें हर एक टर्म में, हर एक अल्फाबेट में आपस में जो करस्पॉन्डिंग प्लेस का जो वैल्यू है उसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो जे आई आर क्यू है। Next question, question number 6. 3 individuals XYZ hire a car on a sharing basis and paid 1040 rupees. यानी XYZ ने कार हायर की और उन्होंने कंबाइनली 1040 रुपए दिए, जिसके लिए वो एक X ट्रेवल करता 60 घंटे, Y ट्रेवल करता 8 घंटे, Z ट्रेवल करता 11 घंटे। तो बताइए Y ने कितना पेड किया होगा। तो देखिए XYZ जो है आपकी तीन वैल्यूज, वो तीनों वैल्यूज मिलके बनती हैं 1040। तो x ने ट्रेवल किया 7 घंटे, y ने ट्रेवल किया 8 घंटे, और z ने ट्रेवल किया 11 घंटे। कंबाइनली जो टोटल ट्रेवल हुआ वो कितना हुआ, 26। तो अब देखिए जो y का हमें निकालना, y ने कितना पेड किया होगा, तो y ने 8 इंटू एक्स किया होगा, वॉट एवर द एक्स वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो 8 अपॉन 26, 26 क्यों, टोटल हमारा जो वैल्यू उसको लिखेंगे इनटू 1040,
0। ये इसका y का आंसर आ जाएगा। तो इसको जरा निकाले, तो 26 को डिवाइड करिए इससे, तो आपका आ जाएगा 8 इंटू 40 विच इज इक्वल्स टू 320। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर 320 आ गया, यानी पहला गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इसमें लिखा है डिडक्टिव आर्गुमेंट इन्वॉल्व्स, यानी डिडक्टिव आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। देखिए डिडक्टिव, जब हम रीजनिंग पढ़ेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग में आपको बताऊंगा। तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि डिडक्टिव रीजनिंग में, मैं इसको डी से शो कर देता हूं। डिडक्टिव रीजनिंग में हमको टॉप टू बॉटम जाना पड़ता है, टॉप टू बॉटम जाना पड़ता है, और इसके अंदर हमें जो डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट से हम स्पेशल केस की तरफ आते हैं, स्पेशल केस की तरफ आते हैं। और इसका उल्टा इंडक्टिव रीजनिंग आई में क्या करते हैं, हम बॉटम से टॉप तक जाते हैं। बॉटम टू टॉप क्या होता है, बॉटम टॉप, जब हम इसको पढ़ेंगे आगे तो हम देखेंगे, इसमें हम स्पेशल केस से यूनिवर्सल केस में जाते हैं। अब देखिए ये जो केस तो चलो अलग बात हो गई, सारी की सारी यूनिवर्सल स्टेटमेंट तक जाते हैं। इसमें जो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो लॉजिकली करेक्ट होते हैं, लॉजिकली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। जैसे ए से बी गए, बी से सी गए, तो हम ए से सी जा सकते हैं। तो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली रिलेटेड। तो जो इसका आंसर है, इसमें हम देखें सफिशिएंट एविडेंस, ये गलत है। क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी गलत है। रिपीट ऑब्जर्वेशन, ये भी गलत है। जिसका करेक्ट आंसर है वो सी है, लॉजिकल रिलेशन, यानी ऑल आर लॉजिकली रिलेटेड। तो इसका जो आंसर है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इसमें हमें बताया गया इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रीसपोजेस, यानी अजम्पशन। प्रीसपोजेस यानी इसमें हम अज्यूम करके चलते हैं, अजम्पशन लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं जरा देखें। तो पहला, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, यूनिटी ऑफ नेचर, या फिर लॉज ऑफ नेचर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है फैक्ट बेस्ड है। जब हम इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो जो उसका जो करेक्ट आंसर अभी के लिए फिलहाल आप देख लीजिए, डी इज द करेक्ट आंसर। यानी लॉज ऑफ नेचर पे हम इसको प्री सपोज करके देखते हैं, यानी अजम्पशन करके इसको हम आगे लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो डी है, लॉज ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। टू बी क्रिटिकल थिंकिंग मस्ट बी प्रैक्टिकल, सोशली रिलेवेंट, इंडिविजुअल सेटिस्फाइंग, या फिर एनालिटिकल। तो देखिए टू बी क्रिटिकल, जब आप क्रिटिकल की बात होती है तो यानी आप जो स्टेटमेंट लेते हैं, अवर स्टेटमेंट्स शुड बी एनालिटिकल और आवर थिंकिंग शुड बी एनालिटिकल। एनालिटिकल क्या होता है आगे वीडियो में चेकआउट करेंगे। तो एनालिटिकल, इसके फिलहाल के लिए आप इसको आंसर को डी लगा दीजिए, यानी एनालिटिकल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following is an analogous statement? Analogous का मतलब होता है जब आप किसी चीज को दूसरे की जगह पर रखते हैं। Analogous यानी आप इसको कोरिलेटेड करके A को, अब A is analogous to B, यानी A को रखे या B को रखे, बात एक ही है। तो analogous statement पढ़ के देख लेते हैं। Man is like a god, okay, God is great, गांधी जी is the father of the nation, एंड मैन इज अ रैशनल बीइंग। तो देखिए इसमें किसी में भी कंपैरेटिव नहीं किया है, जैसे पहले में किया मैन इज लाइक अ गॉड, इज लाइक अ गॉड, कंपेयर नहीं है। वो बताया कि मैन भगवान की तरह है, गॉड इज ग्रेट। इसमें अगर देखें सी में, गांधी जी इज द फादर ऑफ द नेशन, यानी गांधी जी और फादर, जी एंड एच, आप इसको एक की दूसरे की जगह पर रख सकते हैं, यानी फादर ऑफ द नेशन, गांधी जी इज द फादर ऑफ द नेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो यही है, सी है। गांधी जी फादर इज द नेशन इज अ एनालॉगस स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन पेपर में जो हमारे पास जो रीजनिंग या एप्टीट्यूड का पार्ट था उसको सॉल्व किया और देखा किस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को, हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन जो कर रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको अपने एग्जाम से पहले इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, ये आपकी एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि जो यूजीसी नेट का जो पैटर्न होता है वो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उनको रिपीट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के लिए अगर फिर भी कोई डाउट है या क्यूरी है तो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल आईडी sandeep216@gmail.com। ओके स्टूडेंट्स, और हम बहुत जल्दी और भी वीडियो आपके लिए बनाने जा रहे हैं, BS Academy पे अपलोड कर देंगे, आप उनको चेकआउट कर लीजिएगा। सो तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।